Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to discuss liquidity ratios as we earlier discussed about the limitations and benefits of the ratio and why we use such ratios. Okay, so we have two basic kind of ratio. The first one is balance sheet ratio and the other is income statement ratio. और जो सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंस शीट रेशियोज हैं वो हैं लिक्विडिटी रेशियो एज वी डिस्कस्ड इन द क्लास that it shows a firm's ability to cover its current liabilities with its current assets. Simply ये आपको ये बताती है कि भाई आपके जो करंट एसेट्स हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं तो कितनी लाइबिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं और कितने करंट एसेट मौजूद हैं। अब इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता ये चलता है कि एक लाइबिलिटी के लिए फर्म के पास कितने एसेट्स करंट एसेट्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपको बताता है कि क्या आपके करंट एसेट्स में इतनी कुव्वत है, इतनी एबिलिटी है कि वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है बास्केट वंडर्स की कि 2003 दिसंबर 31 पे उन्होंने जो है ना ये करंट रेशियो कैलकुलेट की है। तो करंट रेशियो जो उनके पास आ रही है वो 2.39 आ रही है। इसका मतलब ये है कि एक लाइबिलिटी के लिए $2.39 करंट एसेट मौजूद है। लिक्विडिटी रेशियोज में जो सबसे पहले रेशियो है वो है करंट रेशियो, और करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज पे। अब करंट एसेट हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। करंट एसेट्स बेसिकली हमारे पास जो है उसमें हमारे पास कैश होता है, बैंक होता है, उसके अलावा नोट्स रिसीवेबल होते हैं, एंड उसके अलावा हमारे पास जो है इसमें नोट रिसीवेबल के अलावा आपके पास जो होता है ये अकाउंट्स रिसीवेबल, जिनको नॉर्मली हम लोग डेटर्स भी कहते हैं, इनको हम लोग डेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं या जिनको हम लोग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बोलते हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और उसके अलावा जो है इन्वेंट्री। तो ये आपके पास बेसिक जो करंट एसेट है उनकी लिस्ट है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। वो करंट लाइबिलिटीज कौन सी हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग कि कौन सी करंट लाइबिलिटीज होती है बेसिकली हमारे पास। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास जो सबसे पहले है वो है अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, अकाउंट्स पेएबल को हम लोग क्रेडिटर भी कहते हैं, जो सप्लायर होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव नोट्स पेएबल। Actually, notes payable is also known as bill payable, and note receivable is also known as the bill receivable, as you studied in the bill of exchange in your earlier classes, that notes payable is also known as bill payable, bill of exchange. Okay, and after that we have outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपने पे नहीं किए होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, आपकी करंट लाइबिलिटी होती है जो कि ख़ास टाइम पीरियड में हम जो है ना क्या कर लेते हैं, उसको हमने पे करना होता है। अच्छा, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों जो है ना, इनका टाइम क्या होता है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है इट इज लेस देन ईयर। ठीक है, मतलब
इट कैन बी फिनिश्ड विद इन ईयर। 1 साल के अंदर जो आपके करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। या दे आर कंटिन्यूसली इन फ्लक्चुएशन, ठीक है। मतलब इसमें जो है ना बहाव चलता रहता है। जैसे आप देखें बिजली का करंट होता है, तो वो क्या होता है, वो बिजली का बहाव होता है। इसी तरह जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होते हैं, तो ये वो एसेट्स और वो लायबिलिटीज हैं जो कि एक जगह नहीं रुकते, जो कि वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल इन नेचर, ठीक है। अच्छा, करंट लायबिलिटीज में एक और हमारे पास लायबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो ये कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा और भी डिफरेंट करंट एसेट्स लायबिलिटीज आएंगे, उनको हम लोग जो है वक्तन फवक्तन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो आते हैं वापस अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ। तो हम लोग बात कर रहे थे करंट रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो में जो कि किसी भी फर्म की लिक्विडिटी बताती है, उसमें सबसे पहले करंट रेशियो हमारे पास आते हैं। और करंट रेशियो हमें बता रही है कि भाई एक फर्म्स के जो करंट एसेट्स हैं उनकी क्या एबिलिटी है, ठीक है, वो कितने एफिशिएंट हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देख लें आप यहाँ पे 2001, 2002, 2003 की जो है ना वो लिक्विडिटी रेशियोज हैं। अब लेट्स सपोज ये 2-93 हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो आ गई है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इस 2-39 का मतलब क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इसको हमने कंपेयर करना होता है इंडस्ट्री एवरेज के साथ। ये है BW जिस फर्म को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये बेसिकली है इंडस्ट्री एवरेज के साथ। अब कुछ बातें आपने जो है वो याद रखनी है इन रेशियोज के हवाले से। वी ऑलवेज कंपेयर द रेशियो, ये ओवरऑल रेशियोज की बात मैं करूं, रेशियोज within the same industry। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई आपने लेट्स सपोज यू आर अ शू मेकर, so you have to compare yourself with the shoemaker, not with a merchant, not with a manufacturer, not with a service provider। I hope you people understanding it कि आपने जो है लेट्स सपोज एक दुकानदार है, तो उसने अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर के साथ कंपेयर नहीं करना, उसकी करंट रेशियो के साथ कंपेयर नहीं करना। आपने क्या करना है, विद इन द सेम नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ आपको। अच्छा, सेम नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस के साथ हमने कंपेयर करना है, और किसी के साथ हम लोग इसकी कंपेरेबिलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे तो उसको कोई भी मतलब नहीं होगा। लेट्स सपोज एक बंदा सर्विसेज करता है और मैं कारोबार कर रहा हूँ, तो मैं कारोबार और सर्विसेज वाले के साथ जो कि सैलरीड पर्सन है उसके साथ अपना कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें जो आप ये देख लें यहाँ पे रेशियो स्ट्रॉन्गर देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो अगर आपकी जो रेशियो आ रही है वो इंडस्ट्री से बेहतर है, इट मीन्स यू आर इन अ गुड पोजीशन। 2-3 बजाते खुद एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन अगर आपकी जो है ना वो एवरेज या आपके जो रेशियो है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स यू आर बेटर देन योर इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कैसे कैलकुलेट होती है, इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप इंडस्ट्री में डिफरेंट जो है मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव A, B एंड C फर्म्स, ठीक है, और आपका फर्म क्या है, फर्म D है, ठीक है। अब इन सब की करंट रेशियो हम लोग मालूम कर लेते हैं। करंट रेशियो इसकी आती है 1, और B की रेशियो आती है 3, C की रेशियो आती है 2, ओके, और D की जो रेशियो आ रही है वो है 2.5। तो सिंपली हम लोग इंडस्ट्री एवरेज कैसे मालूम करेंगे,
industry average is very simple. ओके, सिंपली हम लोग इन तीनों को जमा करेंगे, सम ऑल ऑफ देम, और इनको जमा करने के बाद हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है 3 पे। कितने फॉर्म्स है? 3 फॉर्म्स है। 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो इंडस्ट्री एवरेज आपको क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। ठीक है, अब आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए सिंपली आपने अपनी करंट रेशियो से इंडस्ट्री की रेशियो को माइनस कर देना। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस प्लस में आ रहा है। इट मीन्स यू आर एट अ गुड साइड। आपका जो फर्म है वो इंडस्ट्री के जो फर्म्स हैं उनकी निस्बत क्या है? अच्छा जा रहा है। तो देखें, इंडस्ट्री में सिर्फ एक बी है, उसकी एवरेज 3 है, और बकाया 1 ए और सी जो है वो 1 और 2 है। तो इसका मतलब ये हो क्या, ओवरऑल आप इंडस्ट्री में जो है ना वो आपका जो है ना पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब लिक्विडिटी रेशियो जो है ना, करंट रेशियो बेसिकली होनी कितनी चाहिए? स्टैंडर्ड करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए? मैं आपको इस तरीके से लिख देता हूँ, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड करंट रेशियो। तो स्टैंडर्ड करंट रेशियो जो है ना वो होनी चाहिए 2:1। मतलब इसका ये हुआ 2:1, 2 डिवाइडेड बाय 1, या इसको हम लोग सिंपली अगर 2 भी लिख लें तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कितना होना चाहिए? ये हमारे पास होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। इट मीन्स इफ यू हैव 2 current assets, or if you have $1 liability, so for this $1 you must have 2 current assets. तो जो स्टैंडर्ड रेशियो है करंट रेशियो की, वो 2:1 है कि अगर आपके पास एक करंट लाइबिलिटी है तो आपके पास जो है वो 2 करंट एसेट्स होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए कि देखिए, अगर आप जो है ना वो इस 2 में से अगर 2 करंट एसेट्स में से एक करंट लाइबिलिटी माइनस कर भी दें तो आपके पास $1 करंट एसेट मौजूद होने चाहिए कि आप अपने ऑपरेशंस को चला सकें। ठीक है, और लेट सपोज अगर आपके पास करंट रेशियो ज़्यादा हो जाती है, इफ करंट रेशियो इज हायर, या हायर करंट रेशियो को क्या नुकसान होता है? हायर करंट रेशियो अगर आपकी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो करंट एसेट हैं आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे। improper management of current assets। ठीक है, आप improper करंट एसेट को मैनेज नहीं कर रहे। लेट सपोज आपकी जो करंट रेशियो है वो आ रही है 6:1। ठीक है, 6:1 अगर आपकी करंट रेशियो आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 6 करंट एसेट्स हैं। ठीक है, करंट एसेट इसमें कितने हैं आपके पास? 6 हैं, और करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी है? 1 है। तो देखें, आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आपके पास $5 का आ रहा है। इसका मतलब ये हो कि आपके पास $5 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और कहीं आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे। यू हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट बट यू आर नॉट अवेलिंग दीज अपॉर्चुनिटीज। सो ये भी जो है एक इसकी जो है लिमिटेशन है कि करंट रेशियो जो है वो ज़्यादा तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो है ना वो आपको मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्योंकि ये जो करंट एसेट हैं, और करंट एसेट में स्पेशली जो कैश है वो लीस्ट प्रोडक्टिव एसेट है। कैश बेसिकली क्या है?
कैश इज लीस्ट प्रोडक्टिव एसेट। प्रोडक्टिव एसेट है। अच्छा, इसको लीस्ट प्रोडक्टिव एसेट क्यों बोलते हैं? लीस्ट प्रोडक्टिव एसेट इसलिए बोलते हैं कि कैश बजाते खुद जो है ना प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, आप देखें, आप इन्वेंट्री होगी, ये यूज हो रहा है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल इज अ फॉर्म ऑफ एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपने ऑलरेडी एसेट बनाया हुआ है इसको। ठीक है, नोट रिसीवेबल एसेट है। कैश और बैंक जो है ना, ये बेसिकली क्या है? लीस्ट प्रोडक्टिव एसेट है। आपकी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन जब तक आप उस 1 लाख को यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो आपको रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, तो कैश इज अ लीस्ट प्रोडक्टिव एसेट, इसलिए कम से कम जो है ना वो कैश को आप अपने पास रखें। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप जो है ना अपने करंट एसेट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इस स्लाइड में। मजीद इसमें कुछ बाकी है हमारे पास। तो देखें, यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई 2003 में जो BW की एवरेज है इंडस्ट्री से वो अच्छी है। इसी तरह 2002 में देख लें, वो भी जो है ना इंडस्ट्री एवरेज से बेस्ट जा रहा है। ठीक है, और अगर आप 2001 की बात करें तो BW की एवरेज जो है 1.91 है। इट मीन्स कि वो जो स्टैंडर्ड है उसको भी जो है ना पूरा नहीं कर पा रहा, और साथ साथ जो है ना वो इंडस्ट्री से उसकी एवरेज जो है वो कम जा रही है। ठीक है, तो 2001 में जब आप देखें, अब ये करंट रेशियो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई 2001 में आपकी परफॉर्मेंस कमज़ोर थी, 2002 में इन्होंने इम्प्रूव किया, एंड देन 2003 में इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो मज़ीद उसमें जो है ना क्या है, इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, तो रेशियोज़ का असल मकसद यही होता है कि हम लोग इनको जो है ना ये हमें क्विक रिजल्ट देते हैं, और क्विक रिजल्ट्स जो है हम लोग आगे फिर डिसीजन मेकिंग के लिए उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन बेसिकली यही होती है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट्स जो हैं, मतलब ये यूजफुल रिजल्ट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करके, फर्दर यूज़ करके हम लोग जो है ना फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब आप देखें 2004 की, अगर मैं आपको रेशियो बोलूँ कि भाई 2004 की रेशियो क्या होगी, तो यू मस्ट हैव सम आइडिया कि भाई कुछ ना भी हो तो 2004 की रेशियो में जो है ना कुछ ग्रोथ आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड है, ट्रेंड हमें ही बता रहे कि जो है ना इसमें इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, ओके, तो लिक्विडिटी रेशियो में जो दूसरी रेशियो है वो है हमारे पास एसिड टेस्ट रेशियो, या इसको क्विक रेशियो भी कहा जाता है। और ये आपको क्या बताता है? इट शोज अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटीज विद इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स। मोस्ट लिक्विड एसेट्स, अब ये मोस्ट लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, आइए इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं पहले ये उठा लेता हूँ करंट एसेट की लिस्ट। ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग इधर यहाँ पे। तो अब आते हैं हम लोग करंट एसेट्स की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट लिक्विड। मोस्ट लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो मोस्ट लिक्विड एसेट्स में हमारे पास क्या होता है? ये सारे एसेट्स होते हैं मां सिवाय इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री नहीं होता इसमें, बाकी सब एसेट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एसेट्स मौजूद हैं मां सिवाय इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री जो है वो मोस्ट लिक्विड एसेट्स में नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे के सारे, इनको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? मोस्ट लिक्विड एसेट्स है। इन्वेंट्री इज नॉट, it is not a most liquid asset because in an quick conversion it may lose its market value. ये अगर हम लोग क्विक कन्वर्जन करते हैं तो ड्यूरिंग क्विक कन्वर्जन ये अपनी मार्केट वैल्यू जो है उसको खो सकता है। कौन सा एसेट? इन्वेंट्री। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं
मोस्ट नॉन मोस्ट लिक्विड एसेट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये लिक्विड एसेट नहीं है। और बाकी ये जो ऊपर एसेट है ये क्विकली कन्वर्ट, देखिए कैश क्विक, तो भाई कैश के फॉर्म में, बैंक भी कैश के फॉर्म में, नोट रिसीवेबल हम लोग जो है ना इसको क्विकली 2 महीने में और 1 महीने में, ठीक है, डिफरेंट ड्यूरेशन होता है नोट्स का, हम इनको रिकवर कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो है ना वो क्विकली रिकवर हो जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो भी आने वाले टाइम में खुद ब खुद जो है ना रिकवर हो जाते हैं। लेकिन इन्वेंट्री जो है फिजिकल फॉर्म में होती है, तो डेफिनेटली इट टुक टाइम। और अगर आप क्विकली इन्वेंट्री को बेचना चाहेंगे, आपने देखा भी होगा डिफरेंट जगहों पे सेल्स लगती हैं। बहुत सारे जो है ना, एक जो है अरबाब रोड पे एक बुटीक था, वो ख़त्म जब हो रहा था तो उन्होंने अपनी जब इन्वेंट्री बेची तो उसके ऊपर सेल लगा दी, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब उनको कुछ ना भी हुआ तो उनको 25% 30% नुकसान उनको मस्ट हुआ होगा, क्योंकि जो चीज़ जो है वो मतलब 2 चीज़ें बेचे थे, अब उनको जो है ना एक की कीमत में 2 आइटम्स बेचने पड़े थे। तो डेफिनेटली देखें अब यहाँ पे जो है ना ये मोस्ट लिक्विड एसेट जो है वो आपके पास कैश, बैंक, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। इन्वेंट्री को जब हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ, मोस्ट लिक्विड एसेट्स is equal to what? Is equal to current assets minus inventory। तो जब हम लोग करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर लेते हैं तो वी गेट द मोस्ट लिक्विड एसेट्स, ठीक है। और मजीद जो हमारे पास इसमें बात हो रही है, तो देखें मोस्ट लिक्विड एसेट्स हमारे पास ये आ गए हैं। तो एसेट टेस्ट रेशियो और करंट रेशियो में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो करंट रेशियो उसमें करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है, और एसेट टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो में क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारी क्विक रेशियो है वो ये बता रही है कि हमारे पास अगर हम लोग अपनी लायबिलिटीज को ख़त्म करना चाहें तो हमारे पास इक्वल करंट एसेट्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो तो हर एक लायबिलिटी के लिए हमारे पास इक्वल, ठीक है, 1 का क्या मतलब हुआ, इक्वल। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करें तो ये भी आपके पास जो है ना वो 500 ही आएगा, ठीक है। 499 आता है लेकिन राउंडेड टू 500, ठीक है। तो इसको 500 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये 1 आ जाएगा, इक्वल। इट मीन्स दैट यू हैव 1 क्विक एसेट टू डिसॉल्व योर करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अब देख लें, इसमें भी इसको भी हम लोग इंडस्ट्री के साथ ही कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जितनी भी आप रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, यू हैव टू कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री एज यू सॉ इन यू सी इन the ratio of 2001. BW has 1.11 ratio, while in industry the ratio is 1.25. In 2002 we have 1.04. And the industry average is 1.23, while in 2003 the ratio is declined to 1 and industry average is on the same level, 1.25. So if we compare it with the industry, so there is a slight decline in current asset test ratio, ATR, we simply call it ATR. And if we write here the industry ratio for quick ratio, so it is almost stable, almost at a stable position. Okay, so as a comparison, ratio is weaker than the industry average. क्लियर हो गया? तो जो आपके एसेट टेस्ट रेशियो है वो इंडस्ट्री एवरेज से क्या है, वो वीकर है। तो क्या करना होगा अभी, सिंपली अगर आप मैनेजर हैं तो आप क्या करेंगे, आपने जो है वो अपनी एसेट टेस्ट रेशियो को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। इसको इम्प्रूव करेंगे तो
ये आपके जो फर्म की परफॉर्मेंस है उसको शो करेगा। ठीक हो गया। ओके, तो अगर हम लोग इसकी समरी करते हैं तो समरी आपको ये पता चलेगी कि भाई दोनों जो है strong current ratio and weak asset test ratio indicates a potential problem in the inventories account। इसका मतलब ये कि आप इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा खरीद लेते हो, ठीक है, और इन्वेंट्री आपके पास, हाँ देखें अब यहाँ पे ये क्यों इस इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री की बात इसलिए करें क्योंकि देखिए आपकी करंट रेशियो जो है ना, एवरेज करंट रेशियो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जा रही है। एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री आपकी करंट रेशियो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एज कम्पेयर टू as a comparison in the asset test ratio your परफॉर्मेंस इज शोइंग वेरी वीक। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं कि अगर उसमें से आप जो है ना वो करंट एसेट्स में से आप अगर इन्वेंट्रीज को माइनस कर लेते हो तो आपके पास जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स हैं वो कम रह जाते हैं। इट मीन्स दैट वी हैव टू मेंटेन अ लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री वाइल वी हैव टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मोस्ट लिक्विड एसेट्स। ओके, तो ये था आपके पास लिक्विडिटी रेशियोज, और ये आपको जो है ट्रेंड भी बता रहे हैं, ठीक है, करंट रेशियो का ट्रेंड भी बता रहे हैं कि आप जो है ना इंडस्ट्री उससे ऊपर जा रहे हैं, और आपको एसेट टेस्ट रेशियो का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो भी बता रहे हैं कि आप जो है वो इंडस्ट्री से बिलो जा रहे हैं, ठीक है। और जो समरी है, द करंट रेशियो ऑफ BW हैज बीन राइजिंग एट द सेम टाइम द एसेट रेशियो हैज बीन डिक्लाइनिंग। द करंट रेशियो फॉर द इंडस्ट्री हैज बीन राइजिंग स्लोली एट द सेम टाइम the current asset test ratio has been relatively stable. These indicate the inventories are a significant problem for BW। तो देखें जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है लिक्विडिटी रेशियोज की मदद से। तो रेशियोज बेसिकली हमें क्या करती हैं, हमें डिसीजन मेकिंग, हमें कंट्रोलिंग की तरफ, हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाती हैं, हमें बिजनेस के डिफरेंट ट्रेंड्स बताती हैं, और हमें जो है वो कंपैरिजन करने का बताती हैं कि भाई हम इंडस्ट्री में कौन सी पोजीशन पे मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज। फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज को भी बैलेंस शीट रेशियोज कहा जाता है क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज का डेटा हम लोग बैलेंस शीट से उठाते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज बेसिकली क्या बताते हैं, शोज द एक्सटेंट टू विच द फर्म इज फाइनेंस्ड बाय डेट। यू नो हमारे पास फाइनेंसिंग दो किस्म की है, द वन इज डेट फाइनेंसिंग एंड द अदर वन इज equity financing। You know it very well that what is mean by debt financing। Debt financing, let's suppose आप कर्जा लेते हैं, कर्जा किससे लेते हैं, दोस्तों यारों से कर्जा लेते हैं, आप बैंक से कर्जा लेते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेते हैं, ठीक है, किसी लोन एजेंसी से कर्जा लेते हैं। और इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या आप जो है ना वो अपने पैसे कारोबार में जो लगाते हो, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपका सरमाया होता है, वो बेसिकली क्या होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। तो आपको जो फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज हैं वो ये बताती हैं कि आपके जो फर्म जो है उसमें जो फाइनेंसिंग हुई है तो डेट फाइनेंसिंग कितनी है और इक्विटी फाइनेंसिंग कितनी है। इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आपको बता दे डेट और इक्विटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रेशियो है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो कि डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी अगर हम लोग करते हैं, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, तो हमारे पास क्या रेशियो आती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग रेशियो देखें तो ये आ रही है 0.90। इट मीन्स कि डेट जो है वो इक्विटी का 0.9 हिस्सा है, ठीक है, या डेट जो है वो इक्विटी का 90% है। अब इसको भी हम लोग इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो देखें यहाँ पे जो है आपके पास BW की रेशियो जो है वो कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे इंडस्ट्री के इक्वल होगी है, ठीक है। BW हैज एवरेज डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू द इंडस्ट्री एवरेज। तो उनकी जो है वो एवरेज जो है वो इंडस्ट्री के बराबर है।
अच्छा, इसमें जो सेकंड हमारे पास है डेट टू टोटल एसेट्स। अब आपके टोटल एसेट जो हैं हम उसको यूज कर रहे हैं, तो टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करें, शोज द परसेंटेज ऑफ द फर्म एसेट्स डेट आर सपोर्टेड बाय फाइनेंसिंग। मतलब आपने जो कारोबार में एसेट्स खरीदे हैं तो उसमें से कितने जो एसेट्स हैं वो आपने कर्ज पे खरीदे हैं, तो ये आपको वो परसेंटेज बताता है। कौन सी रेशो बताती है? डेट टू टोटल एसेट्स शोज यू डेट how much a firm's assets are supported by debt financing। इसका फार्मूला क्या है कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो जितना भी कर्जा होगा उसको हमने टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर देना है। और देख लें यहाँ पे जो टोटल डेट है वो $1030 है और जो टोटल एसेट्स हैं वो 2196 डॉलर्स हैं। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने एसेट्स आपके पास कारोबार में मौजूद हैं उसका 47% शेयर जो है वो डेट का है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 47% एसेट्स जो है वो आपने कर्जे पे खरीदे हुए हैं, बाकी जो एसेट्स हैं 53% वो क्या है, वो आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग पे परचेज किए गए हैं। अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो जो है वो आपको बैड इंडिकेशन देता है, क्योंकि अगर आपके कारोबार के सारे एसेट्स किसी और बंदे के हैं, लेट्स सपोज 70% एसेट्स किसी और के हैं, तो डेफिनेटली आपका कारोबार जो है वो खतरे में है। ठीक है ना, आपकी अपनी इक्विटी भी एक लेवल तक होनी चाहिए और आपके जो एसेट्स हैं, जो ऑन एसेट हैं, वो भी एक लेवल तक होने चाहिए। अब अगर इसका भी कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो इसको भी हमने जो है ना इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे शो हो रहा होगा कि 2001 में जो है ना पोजीशन अच्छी थी। इसमें अगर आप जितना जो है ना वो डेट की रेशियो जितनी कम होगी उतना जो है ना वो आपके फर्म के लिए अच्छा है, और जितनी ये रेशियो ज़्यादा बढ़ेगी उतना ये जो है ना वो बैड सिग्नल आपको शो करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है वो टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट टू प्लस इक्विटी। टोटल कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। ठीक है, अच्छा, टोटल कैपिटलाइजेशन बेसिकली देखें, आप जो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट है और जो आपका इक्विटी है, इन दोनों को हम लोग जो है ना वो क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और इनको प्लस करके जो है वो हमारे पास आ जाता है टोटल कैपिटलाइजेशन। कितना जो है ना वो आपने बिजनेस को कैपिटलाइज किया हुआ है, और ये बेसिकली आपको क्या शो करती है? शोज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ फर्म। ठीक है, अब देखें, ये आपको ये बता रहा है कि जो आपने लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की हुई है तो उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है इस कारोबार में। तो यहाँ पे ये रेशियो आ रही है 0.62। इसका मतलब ये जो है आपका टोटल डेट जो है वो आपकी टोटल कैपिटलाइजेशन जो है उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी और डेट को मिला के वो आपके डेट से ज़्यादा है और ये कम होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो जो है ना ये भी आपकी जो है ना कम से कम जो है ना ये जो जितनी भी लीवरेज रेशियोज हैं ये 50 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 50 से कम का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज हम एक बाइक परचेज करते हैं। ठीक है, मैंने एक बाइक परचेज कर ली। अब लेट सपोज वो 50,000 की बाइक है और उसमें 30,000 मैंने किसी बंदे से लिए और 20,000 मैं खुद डाल रहा हूँ, मतलब 30,000 डेट फाइनेंसिंग होगी और 20 जो है इक्विटी हो गया। अब देखें इसमें आपको क्या शो हो रहा है कि जो है ना 20% 20 नहीं बल्कि 60% जो फाइनेंसिंग है वो डेट है, मतलब 60% बाइक का मालिक जो है वो दूसरा बंदा है। डेफिनेटली उसके फिर शेयर्स, उसके राइट भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो है ना कारोबार में अपना राइट रखने के लिए आपको चाहिए कि आप इक्विटी फाइनेंसिंग को डेट से ज़्यादा ही रखें। ठीक है, ओके, सो इसका भी कंपैरिजन उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि भाई जो है BW हैज़ एवरेज लॉन्ग टर्म डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू इंडस्ट्री एवरेज। तो इंडस्ट्री में जो लोग टोटल कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं
और जो BW कर रहे हैं वो जो है ना इनकी कैपिटलाइजेशन क्या है वो ज़्यादा है। ओके, अब हमारे पास अगली जो रेशियो आ गई वो है कवरेज रेशियो, और ये बेसिकली क्या है, इनकम स्टेटमेंट रेशियो है। ठीक है, व्हाट इज दिस, इनकम स्टेटमेंट रेशियो, कवरेज रेशियो। और ये क्या आपको बताती है, इंडिकेट्स अ फर्म्स एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट चार्जेस। और इंटरेस्ट चार्जेस कब होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग फॉर डेट फाइनेंसिंग। जब आप डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं तो तब आपने क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन का तरीका कार क्या है, EBIT, यू नो इट बेटर, मैंने बताया भी था कि अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका EBIT कितनी बारी आपके इंटरेस्ट पे कर सकता है। लेट्स सपोज आपका EBIT आ गया है, आपका प्रॉफिट आ गया 210, तो मतलब आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो और उस प्रॉफिट में से आप कितनी बारी इंटरेस्ट पे कर सकते हो, तो ये बेसिकली जो है ना आपको ये बताता है। तो देखिए, आपको प्रॉफिट आ गया 210 और आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, डेट पे आपको जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 59 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यू कैन पे 3.56 टाइम्स इंटरेस्ट फ्रॉम योर प्रॉफिट। तो EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस, तो ये जो रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जितना ज्यादा होगा ये उतनी आपकी जो है ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन को शो करेगा। ठीक है ना, लेट सपोज आपने लोन तो ले लिया बट यू डोंट हैव द एफिशिएंसी, यू डोंट हैव द प्रॉफिटेबिलिटी टू पे दिस इंटरेस्ट, सो देयर मस्ट बी स्ट्रेस। ठीक है ना, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है ना आपको फायदा होगा। लेट्स सपोज मैं सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज यू अर्न 50,000, ठीक है, $50,000 एंड योर इंटरेस्ट इज $59,000। तो अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये बताओगे कि भाई कंपनी के पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि वो इंटरेस्ट पे कर सके। तो जब आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि आप उससे इंटरेस्ट निकाल सको, तो आप क्या करोगे, आप अपने एसेट्स को बेचोगे, और एसेट्स जब बेचोगे तो आप इक्विटी फाइनेंसिंग को जो है ना वो क्या करोगे, डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, तो जब वो डिस्टर्ब होगा तो सारे ऑपरेशंस आपके क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वहां पे जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। ओके, तो इसका कंपैरिजन भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। अब मार्केट में और जो लोग हैं वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उनकी ज्यादा है। ठीक है ना, और जो BW है उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है। इसका मतलब है कि ये इस सिनेरियो में ये लोग क्या करें, वीक जा रहे हैं। ठीक है ना, ये सिनेरियो देख लें, इस सिनेरियो में भी वीक हैं। अगर 2001 की परफॉर्मेंस देखें तो उस हवाले से ये अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि जो है ना इनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि हर $1 के पीछे $1 इंटरेस्ट के पीछे इनके पास $10 मौजूद हैं। ठीक है, मतलब अगर ये एक मरतबा इंटरेस्ट पे कर भी दें फिर भी इनके पास $9 जो है वो बच जाएंगे, $9 जो है वो बच जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्री एवरेज आप देखें तो ये बहुत जो है ना अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे जो है ना ये डाउन हो गए और यहाँ पे मजीद जो है ना ये डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं। तो अगर आप एनालिसिस देखें इसका, तो पहले जो है पोजीशन बहुत ज़बरदस्त थी और एकदम से एक रैपिड इसमें जो है ना फॉल आया, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा और इसमें जो है ना फॉल आया। हालांकि अगर इंडस्ट्री को आप लोग देखें तो इंडस्ट्री जो है ना बिल्कुल स्टेबल जो है ना वो अपने उसमें पोजीशन पे जा रही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर BW हैज फॉलन सिंस 2001. It has been below industry averages for the past 2 years. This indicates that low earning EBIT may be a potential problem for BW. Note, we know that debt levels are in line with the industry averages.